सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ये हमारी यूनिट के हिसाब से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं 10 यूनिट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पीछे एग्जाम में भी आए हुए हैं और आने की संभावना भी है और उससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों में कम से कम 160 क्वेश्चन हैं या 140 के लगभग क्वेश्चन हैं। तो इसमें से हमने 80 क्वेश्चन आपको पहले के वीडियो में करवा दिए हैं जो कि 1 घंटे की क्लास में थी। आज हम 81 से शुरू करेंगे। अगर आप इससे पिछले वाली क्लास को देखना चाहते हैं तो यूजीसी नेट जेआरएफ सेट इसे पेपर सॉल्यूशन इस नाम से प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। कौन सी रचनाएं हैं ये किसकी रचना है? तो आप याद रखेंगे अलग अलग कवि की रचनाएं दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है इनका रचनाकाल। तो बैसाख महात्म्य है, ये रचना किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो बैसाख महात्म्य है इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला, लेकिन आप याद रखेंगे जो 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ और 85 में ये इनका निधन हो गया, तो याद रखेंगे कि इनके बीच की रचना है ये। अष्टयाम है नाभादास जी की, ठीक है। अष्टयाम किसकी है? नाभादास जी की। तो जो अष्टयाम है ये किसकी है? नाभादास जी की है। और नाभादास जी की इस रचना का भी रचनाकाल नहीं मिला, लेकिन याद रखेंगे नाभादास जी का समय काल 1570 से 1660 तक था। उसके बाद में है 84 वैष्णव की वार्ता, तो ये 17वीं शताब्दी थी, मतलब 1601 से 1700 तक होगा। फिर है बैताल पच्चीसी, तो ये सूरती मिश्र जी है और सूरती मिश्र जी का जन्म संवत बताया जाता है 18वीं शताब्दी, ठीक है। 1710 बताया जाता है वैसे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे रचना आ रही कौन सी? अष्टयाम, क्योंकि ये 16वीं शताब्दी की है। फिर अष्टयाम कौन सी शताब्दी की है? 16वीं शताब्दी की। फिर उसके बाद में 84 वैष्णव की वार्ता, ये 17वीं शताब्दी की। फिर उसके बाद में बैताल पच्चीसी, ये 18वीं शताब्दी की। और बैसाख महात्म्य ये इनका 19वीं शताब्दी का है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका अष्टयाम सबसे पहले यहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष के हिसाब से जो रचनाएं हैं उनका आपको रचनाकाल बताना है। तो यहाँ पे जो आपका होरी दिया गया है ये किसका है? तो अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है ये। और कब की है? सन 1891 की रचना है। कब की है? सन 1891। फिर उसके बाद में दिया गया है सुकवि सतसई, ये किसकी है? तो सुकवि सतसई भी किसकी है? अंबिका दत्त जी की है और ये है सन 1887 की, ठीक है। उसके बाद में है प्रेम मालिका भी इन्हीं की है और ये कब की है? सन प्रेम मालिका इनकी नहीं है। प्रेम मालिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है और ये सन 1871 की है। उसके बाद में है देवयानी, तो देवयानी इन्हीं की रचना है, अंबिका दत्त व्यास जी की। और ये कब की है? तो ये देवयानी है ठाकुर जगमोहन सिंह की और ये कब की है? तो सन 1886 की है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 1871 प्रेम मालिका। तो प्रेम मालिका कहाँ पे है? बी ऑप्शन में है, ठीक है। यहीं आपका आंसर आएगा प्रेम मालिका, देवयानी, सुकवि सतसई और होरी। प्रेम मालिका 1871, देवयानी 1886, सुकवि सतसई 1887 और होरी 1891। इसी प्रकार से आपका आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। अगला पूछा है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं उनका सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं उनका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है, ठीक है। क्या पूछा आपसे? जो कोशिश करते हैं। देखिए जो प्रेम माधुरी है इसका रचनाकाल सन 1875 है। फिर उसके बाद में प्रेम प्रलाप है ये 1877 की है। मधुमुकुल 1877 और प्रेम फुलवारी सन 1883। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आएगी? प्रेम माधुरी, बिल्कुल ठीक है, 75। फिर प्रेम प्रलाप 77, मधुमुकुल 77 और प्रेम फुलवारी 1883। तो देखिए आपका आंसर यहाँ पे ए आएगा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। देखिए प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं हैं, इनका रचनाकाल भी मुझे नहीं मिला है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ रचनाएं हैं वो उनका रचनाकाल दिया गया है, लेकिन सभी जो रचनाएं हैं इनकी 70 के लगभग
उनका सभी का रचना काल नहीं मिला है। जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इनकी रचना का जो रचनाएं हैं उनका रचना काल मुझे नहीं मिला है, लेकिन उनको जो उन्होंने इस अंदाज से लगा रखी है, क्रम के अनुसार ही लगा रखूँगी, उस हिसाब से हमारा आंसर बन रहा था प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक और तृप्त्याम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इनकी रचनाओं का रचना काल आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ इनकी रचनाओं को क्रम से याद करना है और क्रम के हिसाब से आपको लगाना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं को भी आपको क्रम से याद करना होगा और क्रम के हिसाब से आपको लगाना होगा। ठीक है, वैसे इनकी रचनाओं का रचना काल कभी भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, रचनाओं का रचना काल कभी भी नहीं पूछा जाता है। चाहे आप पीछे के एग्जाम में देख सकते हैं, इनका अनुक्रम भले ही पूछा जा सकता है, फिर भी वो बिना सन के पूछा जाता है। आप अनुक्रम से इनको याद करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना आपको। तो देखिए, जो भारत बंधु पत्रिका है ये कब प्रकाशित हुई, तो सन 1874 में। फिर हिंदी प्रदीप ये सन 1877 की है और ये किसकी है, ये बालकृष्ण भट्ट की इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। अगली है जो सार सुधा निधि, ये किसकी है, तो ये सन 1879 की है और ये 1879 की है और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, और ये साप्ताहिक पत्रिका थी और प्रकाशित कहाँ से होती थी, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। उसके बाद में है कान्यकुब्ज प्रकाश, ये सन 1884 की है और ये प्रकाशित होती थी लखनऊ से। तो देखिए आपका जो भारत बंधु 1874, हिंदी प्रदीप 77, सार सुधा निधि 79 और कान्यकुब्ज प्रकाश ये 1884 किसकी हैं, तो ये पत्रिकाएं हैं और इनका प्रकाशन इसी के हिसाब से होगा। भारत बंधु 1874, हिंदी प्रदीप 77, सार सुधा निधि 79, कान्यकुब्ज प्रकाश 84। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे भारत बंधु पत्रिका है और जो हिंदी प्रदीप है ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और जो आपका सार सुधा निधि है ये साप्ताहिक पत्रिका थी और क्या है वो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और जो कान्यकुब्ज प्रकाश है ये 1884 की है और ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं। दुल्हई उल्ही सब अंगन ते, दिन है ते पीयूष निचोरे लगी। क्या है, दुल्ही उल्ही सब अंगन ते, दिन है ते पीयूष निचोरे लगी। तो ये भारतेंदु जी की पंक्ति हैं। यहाँ पे आए हैं आपके 4 कवि और इन कवियों का आपको जन्म वर्ष याद होना चाहिए, क्योंकि भारतेंदु युग के अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं उनका जन्म वर्ष आपको कन्फर्म से याद होना चाहिए, क्योंकि जन्म के हिसाब से भी इनका क्रम लगाओ क्वेश्चन आता है। अगर आपसे रचना के हिसाब से भी पूछा जाए तो आप लगभग लगा सकते हैं कि इनका रचनाकाल यहाँ से यहाँ तक रहा होगा। देखिए रत्नाकर जी का जन्म है सन 1866 का है। रत्नाकर जी का जन्म सन 1866। जो राधा कृष्ण दास हैं इनका जन्म 1865 है। आप याद रखेंगे जो राधा कृष्ण दास हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई थे और इन्होंने जो इनका सती प्रथा थी, शायद सती प्रताप है या सती प्रथा है, जो इनकी रचना थी, मैं 1 मिनट बता देती हूँ आपको। जो सती प्रताप है शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना थी, वो एक नाटक था इनका, शायद उसको जो अधूरा नाटक था इनका और उनको पूरा किसने किया था, तो इन्हीं ने किया था, राधा कृष्ण दास ने, जो इनके फुफेरे भाई थे। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको बता देती हूँ। वो सती प्रताप है शायद, हाँ जी सती प्रताप है, जो 1883 में एक गीति रूपक था इनका, जो नाटक के अंतर्गत आता है। इनके जो मौलिक नाटक हैं उसके अंतर्गत आता है सती प्रताप नाटक, और जिसका रचना काल 1883 था। और जो गीति रूपक था वो नाटक में कौन सा रूप था, गीति रूपक था, और ये अधूरा नाटक था। और इसको पूरा करने का श्रेय किसको जाता है, राधा कृष्ण दास जी को जाता है। राधा कृष्ण दास जी ने उसको पूरा किया था नाटक को। ठीक है, और ये इनके क्या थे, फुफेरे भाई थे। अगला क्वेश्चन है, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी 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 हिंदू हिंदुस्तान। तो ये किसकी पंक्तियां हैं, ये क्या है, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, और ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्तियां थी। भारतेंदु जी का जन्म सन 1850 है। श्रीधर पाठक जी का जन्म सन 1859 है। प्रताप नारायण जी का जन्म सन 1556 और मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 है। ठीक है, बेधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये भारत दुर्दशा जो नाटक है इनका,
उनसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं कि पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये किसकी पंक्तियां? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भारतीय दुर्दशा नाटक है उससे पंक्तियां हैं इनकी। यहाँ पे जो दोबारा से आपके जो राधा कृष्ण दास हैं इनका जन्म याद रखेंगे 1865। काफ़ी बार बताया है राधा कृष्ण दास जी का जन्म 1865, अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म सन 1858, प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 और मृत्यु इनकी सन 1885। 35 साल की उम्र में ही बहुत अच्छा काव्य लिखे गए और 35 साल की उम्र में ही देखिए इनके नाम से अब युग का नाम भी हो गया भारतेंदु युग। कितने महान रचनाकार, लेखककार, नाटककार रहे होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारो उत्तम भारत देश पंक्ति किस रचनाकार की है? क्या पूछा है आपसे? जो हमारो उत्तम भारत देश है ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये राधाचरण गोस्वामी जी की है। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी जी का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे 54 1854 इनका जन्म वर्ष है। राधा कृष्ण दास जन्म है 1865, याद हो जाएंगे आपको अभी मेरे साथ के साथ इसी क्लास में। बाल मुकुंद गुप्त सन 1865 और भारतेंदु हरिश्चंद्र सन 1850। ठीक है, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश पंक्ति के रचनाकार कौन है? क्या है कि जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्तियाँ हैं। यहाँ पे आए हैं आपके प्रेमगंज जी का जन्म है सन 1855, भारतेंदु का जन्म सन 1850, राधा कृष्ण दास जी का जन्म सन 1865 और प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म सन 1856। शायद याद हो गए होंगे, काफ़ी बार मैंने आपको बता दिया गया। धन्य भारत भूमि शब रत्ननी की उपजावनी पंक्ति के कवि कौन है? कि धन्य भारत भूमि शब रत्ननी की उपजावनी, कि धन्य है ये भारत भूमि जो सब जहाँ पे सभी रत्न उपजते हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी का कथन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी का जन्म सन 1855 है। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी आनंद कादम्बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 3 पत्रिकाएं हैं और इनका जन्म सन 1850 को हुआ था। मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 और इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने भारत भारती रचना इनकी 1912 के लिए। ठीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इन्हें त्रिशूल नाम से भी जाना जाता है और इनकी जन्म है सन 1883। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म है सन 1883। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, मेरे तो साधन एक ही हैं जग नंदलाल वृष भानु दुलारी। क्या है? मेरे तो साधन एक ही हैं जग नंदलाला वृष भानु दुलारी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये भारतेंदु जी की पंक्तियाँ हैं। यहाँ पे आए हैं रत्नाकर जी सन 1866 इनका जन्म वर्ष है, प्रेमगंज जी सन 1855 और कवि रतन का जन्म है सन 1879। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वार्य इस पंक्ति में भारतेंदु जी किस रचना में कहते हैं? तो किस रचना में कहते हैं? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वार्य यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना से संबंधित है? तो ये उत्तरार्ध भक्तमाल पे है। और किसके लिए कहा था इन्होंने? तो शायद रसखान जी के लिए कहा था इन्होंने, सैयद इब्राहिम नाम था उनके लिए कहा था, रसखान जी के लिए, कि जो ये मुसलमान जो हरिजन हैं मतलब प्रिय मनुष्य हैं ये, इनके ऊपर कोटिन हिंदू वार्य मतलब करोड़ों हिंदुओं को वार्य, तो ये किसके लिए कहा था? रसखान जी के लिए कहा था, सैयद इब्राहिम नाम था उनका। और किसमें कहा था इन्होंने? तो उत्तरार्ध भक्तमाल रचना में कहा था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ये तो पता है किसने किसके लिए कहा था, तो आपसे पूछा गया कि किस रचना में कहा था, तो उत्तरार्ध भक्तमाल में कहा था। अगला है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए झुके फूल सो जल परसन हित मन हो सुहाए। याद रखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए झुके फूल सो जल परसन हित मन हो सुहाए। और यहाँ पे अलंकार है आपका कौन सा? तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसमें है अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पे मनहु जनहु, यहाँ पे शायद उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये इन पंक्तियों में किस रचनाकार की है ये पंक्तियाँ? तो आप याद रखेंगे ये पंक्तियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी पंक्तियाँ हैं ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म सन 1858 है। उसके बाद में है राधा कृष्ण दास, ये इनके फुफेरे भाई थे, इनका जन्म 1865।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 और प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म सन 1856 है। याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ ही श्रीनिवास दास जी का भी जन्म याद रखेंगे 1850। और जो आपके गिरियेशन जी हैं, ठीक है, जिन्होंने वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था, गिरियेशन जी ने, उनका जन्म सन 1851 है। इसी के अंतर्गत, वैसे भारतेंदु के अंतर्गत नहीं आते, भारतेंदु युग के अंतर्गत, लेकिन जन्म उनका 1851 को हुआ था। इस बात को आप याद रखेंगे। जो विषया संतन तजी ताहि मूड लपटाती, पंक्ति के रचनाकार कौन है? जो विषया संतन तजी ताहि मूड लपटाती, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राधा कृष्णदास जी इस पंक्ति के रचनाकार हैं। ठीक है, कौन है? राधा कृष्णदास जी। यहाँ पे आए हैं आपके बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म है सन 1865। उसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म 1850। राधाचरण गोस्वामी, इनका जन्म है 54 और राधा कृष्णदास जी का जन्म है सन 1865। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह बयारी तब बदलेगी कछु पपीहा जब पूछे जीव पीव कहाँ। जीव नहीं आएगा, यहाँ पे पीव आएगा। ठीक है, यह बयारी तब बदलेगी कछु पपीहा जब पूछे पीव कहाँ। ठीक है, ये है समस्या पूर्ति। जब प्रताप नारायण मिश्र जी को ये समस्या पूर्ति दी गई थी कि यह बयारी तब बदलेगी कछु पपीहा जब पूछे जीव कहाँ पीव कहाँ, तो उन्होंने इस पंक्ति को, उस पद्य को पूरा इस प्रकार से किया था। ध्यान से सुनेंगे आप, मैं जो बोल रही हूँ। बनी बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही नहा। कि मान की मूर्ति सी बनी बैठी है, मुख खोलत बोले न नाही नहा, न हाँ, मुख नहीं खोल रही है, न हाँ बोल रही है, न ना बोले। तुम्हारी मनुहारी के हारी परे, तुम्हें मनुहार कर करके हार गए हैं। सखियन को कौन चलाई ते हाँ तहाँ, बरखो है प्रताप जू। क्या है? बरखो है प्रताप जू, धीर धरो अबलो मन को समझायो जहाँ। यह बयारी तब पूछेगी यह बयारी तब बदलेगी कछु पपीहा जब पूछेगी पीव कहाँ। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, किसकी पंक्तियाँ हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्तियाँ हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म सन 1856 है। जगमोहन जी का जन्म, जग को मोहन ने खूब सताया, तो 1857। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो यहाँ पे 1855 है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र सन 1850। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए, जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना करने वाले थे केशव चंद्र सेन जी। कौन थे? केशव चंद्र सेन। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो मैडम ब्लाउत्स्की। कौन थे? मैडम ब्लाउत्स्की। उसके बाद में है आर्य समाज, और आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे दयानंद सरस्वती। उसके बाद में है राधा कृष्णदास, राधा कृष्ण मिशन, और राधा कृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। उसके बाद में आए हैं आपके राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? सन 1828 में। अब आपको याद होना चाहिए, जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना सन 1867 में किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में किसने की थी? तो मैडम ब्लाउत्स्की ने। आर्य समाज की स्थापना भी सन 1875 है, और उसकी स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे आया आपका जो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना सन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। सभी का बता दिया मैंने। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। फिर है आपका जो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने 1867 में की थी। उसके बाद में है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी मैडम ब्लाउत्स्की ने, और कब की थी? सन 1875 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, और कब की थी? सन 1875। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में, और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, कब, किसने और किस संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आंसर मैंने आपको बता दिया है, इसमें टिक लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे मेरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेम सरोवर। देखिए, प्रेम सरोवर रचना किसकी है? तो प्रेम सरोवर रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। आगे पूछा आपसे लालित्य लहरी, तो लालित्य लहरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी की रचना है। उसके बाद में है श्यामा सरोजनी, तो श्यामा सरोजनी किसकी है? तो ये जगमोहन सिंह की रचना है।
और भारत बारहमासा, ये रचना किसकी है? तो बारहमासा राधा कृष्ण दास जी की है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेम सरोवर है इसका रचनाकाल कब है? सन 1871 है। उसके बाद में आई है जो आपकी श्यामा सरोजनी, इन दो का रचनाकाल यहाँ पे दिया गया था, तो मैंने आपको बता दिया 1886। ठीक है, श्यामा सरोजनी का रचनाकाल 1886 और प्रेम सरोवर 1871। ललित लहरी किसकी है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की। और भारत बारहमासा है राधा कृष्ण दास का। आपसे पूछा जाता है कि ललित लहरी रचना है ये किसकी है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी की है। जो श्यामा सरोजनी है ये किसकी है? तो जगमोहन दास जी की। और भारत बारहमासा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है कि भारत बारहमासा ये किसकी रचना है? तो राधा कृष्ण दास जी की रचना है। ठीक है, यहाँ पे आए हैं आपके जो 5 कवि, मैं आपको जन्म वर्ष के हिसाब से भी इनका बता देती हूँ। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, समय लगता है लेकिन देखिए जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार ही आपको याद होने वाला है। ये मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसी प्रकार से पढ़ा है। एक बार आप पढ़ लेना, एक बात आप गांठ बांध के रख लीजिए कि आप एक बुक पढ़ते हैं ना, एक बार में कभी भी याद नहीं होती आपको। एक चैप्टर को लीजिए, आप एक चैप्टर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, फिर आप देखना कि आपको कितना याद हो रहा है। और उससे संबंधित अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए ना तो फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं तो भारतेंदु युग को कंप्लीट एक बार नहीं पढ़ना आपको। ये नहीं कि आपने एक बार भारतेंदु युग पढ़ दिया, द्विवेदी युग पढ़ दिया और रट दिया, पूरी किताब को रख दिया साइड। ऐसे नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको भारतेंदु युग एक दिन में कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है। और अगर याद नहीं होता तो कॉमेंट्स बॉक्स माध्यम आपका खुला है, आप गालियाँ भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपके लिए कह रही हूँ, आप बिल्कुल इसी प्रकार से याद करेंगे। ऐसे नहीं कि बार बार क्यों याद करें, बार बार याद करो, बार बार याद करेंगे तभी याद होगा। ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन सन 1855 है और राधा कृष्ण दास जन्म 1865। और जो राधा कृष्ण दास जी हैं इनका ये भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 है और नवनीत चतुर्वेदी का जन्म है सन 1868। जगमोहन जी का जन्म है सन 1857। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी बातें बता दी हैं, आप याद रखेंगे और इसी हिसाब से आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कौन सा दिया गया है। लोकोक्ति शतक किसकी रचना है? तो लोकोक्ति शतक है ये किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। उसके बाद में नीति विनोद रचना है गोविंद किल्ला भाई की। उसके बाद में है आपका जो कुब्जा पच्चीसी है वो कुब्जा पच्चीसी है नवनीत चतुर्वेदी की। और जो प्रेम माधुरी है ये किसकी है? तो प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। राधा कृष्ण दास जी की आप याद रखेंगे भारत बारहमासा कौन सी है? जो भारत बारहमासा है, भारत 12 मासा। ठीक है, भारत बारहमासा किसकी रचना है? तो ये राधा कृष्ण दास जी की रचना है। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ एक बार यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे इनका जन्म वर्ष। पहले गोविंद किल्ला भाई का जन्म वर्ष आप देख लेना, यूट्यूब पे देख सकते हैं या फिर गूगल पे या फिर बुक है उसमें भी देख सकते हैं, मुझे तो मिला नहीं है। ठीक है, नवनीत चतुर्वेदी का जन्म है सन 1868। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म है सन 1856। उसके बाद में है भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 और राधा कृष्ण दास 1865। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी किसकी है? तो रानी केतकी की कहानी है इंसा अल्लाह खां की। किसकी? इंसा अल्लाह खां। प्रेम सागर किसका है? तो लल्लू लाल जी का है। सुख सागर किसका है? सदा सुखलाल का। और नासिक के तोपाख्यान सदल मिश्र जी की रचना है। ठीक है, तो रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसा अल्लाह खां। प्रेम सागर लल्लू लाल। प्रेम सागर का रचनाकाल मुझे पता है, ये मैं बता देती हूँ आपको, ये 1810 है। ठीक है, और सुख सागर है शायद इसका 1818 है, कन्फर्म नहीं पता, नहीं बताऊँगी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी है ये इंसा अल्लाह खां की कहानी है। यहाँ पे जो ये कवि है ना इनका जन्म वर्ष मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको देखा था कहाँ पे, कवि माला है उसके अंतर्गत। तो सदा सुखलाल जी का जन्म 1746 बताया जाता है। ठीक है, इंसा अल्लाह खां का जन्म 1756 और जो लल्लू लाल है इनका 1763 और जो सदल मिश्र है ये 1768 के हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप इनके जन्म वर्ष और इसी के हिसाब से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पे। अब यो उर आवत है सजनी मिले जाऊं गरे लाग के छतियाँ। क्या है कि अब यो उर आवत है सजनी मिले जाऊं गरे लाग के छतियाँ। उर मतलब क्या होता है? हृदय। ठीक है, उर मतलब क्या होता है? हृदय। तो देखिए अब मेरे दिल में ऐसे आता है कि मैं आपको
गले लग जाऊँ, गले लगा छतियाँ के आपके लग जाऊँ, ठीक है, गले से मिलूँ और आपकी छतियाँ के लग जाऊँ। तो ये किसका कथन है? ये कथन है जगमोहन सिंह का। किसका है? जगमोहन सिंह का। फिर है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके फूल सो जल परसन हित मन हो सुहाए। और ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ। अगला है जो विषा सनतन तजी ताहे मूंड लपटाती। क्या है? जो विषा तन, क्या दिया गया है? जो विषा सनतन तजी ताहे मूंड लपटाती। और ये किसकी है? तो ये राधा कृष्णदास जी की। किसकी है? राधा कृष्णदास जी की। उसके बाद में है यह ब्यारी तब बदलेगी कछु पपुया पूछेगा पीयू कहाँ। तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी की है, ठीक है। किसकी है ये? यह ब्यारी तब बदलेगी तब पपिया पूछेगा पीयू कहाँ। और ये किसकी है? ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्तियाँ हैं। याद रखेंगे, जो यह ब्यारी तब बदलेगी कछु पपीहा जब पूछे पीव कहाँ, तो ये एक समस्या पूर्ति के लिए प्रताप नारायण मिश्र को दिया गया वाक्य था, कथन था, ये पंक्ति थी। और उसके हिसाब से उन्होंने पूरा पद्य बनाया था। बनी बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही नहा, तुम्हें मनुहारी के हरि परे, सखियन की कोन चलाई तहाँ, बरखो है प्रताप जू धीर धरो, अबलो मन को समझायो जहाँ, यह बयारी तब बदलेगी कछु पपीहा जब पूछे पीव कहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके आंसर आएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं नवनीत चतुर्वेदी, नीचे कौन दिए हैं? नवनीत चतुर्वेदी। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म है सन 1856, राधा कृष्ण दास जी का जन्म 1865, जगमोहन का जन्म है 1857, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850, नवनीत चतुर्वेदी का जन्म सन 1868, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पत्रिकाएं दी गई हैं और इनके लेखक आपसे पूछा है। आर्य दर्पण के लेखक कौन है? तो बख्तावर सिंह है। हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म सन 1844। और याद रखेंगे, इनकी रचना जो हिंदी प्रदीप है इसका प्रकाशन 1877 है, ठीक है। सार सुधा निधि किसकी है? सदानंद मिश्र जी की है। और ये कब की है? तो सन 1870 जो सदानंद मिश्र हैं, इनका जो सार सुधा निधि है ये कब का है? 1879 का है, ठीक है। उसके बाद में है भारत सुदशा, ये किसकी है? तो ये गणेश प्रसाद जी की है। तो यहाँ पे सीधा ही आंसर मिला हुआ है, इसको मिलाने की ज़रूरत हमें है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाते हैं तथ्य भी किस प्रकार के हैं? स्थापना और तर्क हैं वो पूछे जा रहे हैं आपसे। स्थापना और तर्क किस प्रकार से हैं? जहाँ पे ए ऑप्शन सही है वहाँ पे आपका, जहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं वहाँ पे आपको ए लगाना है। ए सही है आर गलत है वहाँ पे आपको बी लगाना है। जहाँ पे ए गलत आर सही है वहाँ पे सी लगाना है। और ए और आर दोनों ही गलत हैं वहाँ पे आपको डी लगाना है, ठीक है। क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। 103 का क्वेश्चन है, भारतेंदु ने हमारे जीवन और साहित्य के बीच के विच्छेद को दूर किया है। बिल्कुल ठीक है कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी हैं, जिनके नाम के ऊपर भारतेंदु युग का नाम पड़ा है, तो ये भारतेंदु जी का जन्म सन 1850 को है और इन्होंने जीवन और साहित्य के बीच में विच्छेद था उसको दूर किया है। भारतेंदु ने कविता में नए विषयों का समावेश किया और रीतिकालीन परिवेश से मुक्त किया है। देखिए, जो भारतेंदु जी की जो कविताएं हैं उसमें उन्होंने नए विषयों को समावेश किया है और जो रीतिकालीन परिवेश था उससे उसको मुक्त ही रखा है। उन्होंने रीतिकालीन परिवेश को लेकर वो नहीं चले हैं, ठीक है। कुछ बातें रीतिकाल में ली हैं उन्होंने, लेकिन रीतिकाल से संबंधित भी हैं उनकी, लेकिन कविता के अंतर्गत नहीं है। कविता में उन्होंने रीतिकालीन जो परिवेश है उससे उसको मुक्त रखा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए के अंतर्गत क्या है? मतलब इसकी स्थापना भी ठीक है और तर्क भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना और तर्क ही पूछा है आपसे। भारतेंदु कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण करने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक है कि भारतेंदु युगीन जो जितने भी कवि हुए हैं, राधा कृष्णदास हैं, नवनीत चतुर्वेदी हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, राधाचरण जी हैं, राधाचरण दास जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, जगमोहन है, अंबिका दत्त व्यास है, ये सभी कवि क्या थे कि जो सामाजिक जीवन है उनका यथातथ्य जो निरूपण है उसको करने की उनमें रुचि थी, ठीक है, रुचि ली है उन्होंने।
और भारतेंदु युग में सामाजिक चेतना का उदय हुआ है। बिल्कुल ठीक है कि जो भारतेंदु युग था उसमें सामाजिक चेतना का भी उदय हुआ है। तो आपकी स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक है और यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की नींव का पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। उन्होंने कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध किया। बिल्कुल ठीक है। जो आधुनिक भारत के अंतर्गत ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? सन 1828 में राजा राम मोहन राय जी। तो उन्होंने कर्मकांड और जो अंधविश्वास है उसका विरोध किया और मूर्ति पूजा को बाह्य आडंबर बताया था उन्होंने, क्योंकि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। राजा राम मोहन राय प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। बिल्कुल ठीक है ये बात कि जो राजा राम मोहन राय हैं ये प्रगतिशील काव्यधारा ये विचारधारा के कवि थे। तो यहाँ पे ए भी ठीक है, आपका बी भी ठीक है और यहाँ पे ए और जो आर है वो दोनों ठीक हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी को गद्य का जनक कहा जाता है। तो बिल्कुल ठीक है ये बात कि भारतेंदु जी को गद्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने गद्य भाषा का संस्कार किया और ब्रज भाषा को सुसंस्कृत किया था। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने गद्य भाषा का संस्कार भी किया और जो ब्रज भाषा है उसको सुसंस्कृत इन्होंने किया था। तो यहाँ पे स्थापना भी ठीक है और तर्क भी ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आंसर आपका ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों ने सामाजिक समस्याओं का उजागर करने का प्रयास किया है। देखिए जो भारतेंदु युग के कवि हैं उन्होंने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। बिल्कुल ठीक है ये बात। तत्कालीन समाज में सामाजिक राजनीतिक विसंगतियां व्याप्त थी। बिल्कुल ठीक है कि जिस वक्त भारतेंदु युग चला था 1850 से मान लीजिए आप 1900 तक, तो देखिए जब यहाँ पे क्या थी, जो सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियां थी वो बहुत ही व्याप्त थी। ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही आपके ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन कवियों के ने जनमानस में देश प्रेम की अलख जगाई थी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो भारतेंदु कवि हैं, भारतेंदु युगीन जो कवि हैं उन्होंने जनमानस के अंतर्गत देश प्रेम की अलख जगाई थी। औपनिवेशवाद काल के दौरान भारतीयों में चेतना और राष्ट्र प्रेम की भावना का अभाव था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो औपनिवेश काल था उसके दौरान जो भारतीय हैं उनमें चेतना नहीं थी, राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी। अपने अपने छोटे छोटे राज्यों को, जैसे राजा का राज्य होता था, थोड़ा सा जैसे रियासत होती थी और रियासत का राजा होता था, तो उन्हें अपनी अपनी रियासतों से प्रेम था, न कि पूरे भारत से वो प्रेम करते थे। ठीक है। एक राजा है दूसरी रियासत के ऊपर अगर आक्रमण हो जाता है तो वो राजा बड़ा खुश होता है। ऐसा वहाँ पे था कि राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं थी, राज्य भक्ति जरूर थी, लेकिन राज्य भक्ति को धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्र भक्ति की तरफ वो ले गए थे। तो यहाँ पे आपका जो तर्क है, स्थापना और जो तर्क है वो बिल्कुल दोनों ही ठीक हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन कवियों ने जनता की समस्याओं का निरूपण की ओर ध्यान दिया है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो भारतेंदु युगीन कवि हैं उन्होंने जनता की समस्याओं का निरूपण किया है और उनकी ओर ध्यान दिया है। अगला क्वेश्चन है, इस काल में मध्यम वर्गीय समाज समस्याओं के दौर से गुजर रहा था। बिल्कुल ठीक है। काफ़ी जगह पे हमने देखा कहीं पे निम्न वर्ग बताया है, कहीं पे उच्च वर्ग बताया, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो भारतेंदु युग है उसमें मध्यम वर्गीय समाज है उनकी समस्याओं को दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपका तर्क भी ठीक है, स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है 110 का, स्थापना है यहाँ पे, ब्रिटिश राज्य की स्थापना से भारत में शिक्षा, यातायात व्यवस्था, शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो बिल्कुल ठीक है ये बात, चूँकि ब्रिटिश राज्य आ गया था यहाँ पे, उसकी स्थापना हो गई थी, तो भारत में शिक्षा, यातायात व्यवस्था और शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ था। शिक्षा व्यवस्था से भारतीय जनमानस में चेतना का संचार हुआ है। बिल्कुल ठीक है ये बात, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था हुई थी तो उससे भारतीय जो जनमानस है उसमें जो संचार है उसका विकास हुआ था। तो दोनों ही कथन ठीक है। आपकी स्थापना भी ठीक है और तर्क भी ठीक है। तो यहाँ पे जो तर्क और स्थापना ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ऑप्शन आपका आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों ने जनमानस में देश प्रेम की अलग ज्योति जगाई थी। क्या पूछा आपसे, जो भारतेंदु युग के कवि हैं उन्होंने जनमानस में देश प्रेम की अलग जगाई थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जो पहले जो भारतेंदु युग के अंतर्गत जो भक्ति थी वो राजभक्ति थी। क्यों भक्ति थी? राजभक्ति, क्योंकि जो रियासत के राजा थे वही अपनी रियासत से प्रेम करते थे, वो संपूर्ण देश से प्रेम नहीं करते थे। तो भारतेंदु युग के कवियों ने जो संपूर्ण जो क्या बोलते हैं उसको, जो रियासतें हैं उनको एक रियासतों के जो राजा हैं उनके माध्यम से उन्होंने एक करने की कोशिश की। पूरे राष्ट्र भक्ति को उन्होंने, राष्ट्र जो देश प्रेम है उसकी अलग उन्होंने जगाई है। देश अंग्रेजी दास्ता के दंश को झेल रहा था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि
जाके देश तो आज़ाद अपना 1947 में हुआ है, और जो भारतेंदु युग के कवि हैं वो 1900 तक ही हैं। तो देखिए भारत है वो अंग्रेजी दास्ता के दंश में तो जेल ही रहा था। अगर क्वेश्चनों को, तथ्य को आप जो दिए गए हैं यहाँ पे उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे आराम से। ये इतने हार्ड नहीं आते हैं कि आप इनके आंसर नहीं होते हैं। अगर पास मारेंगे, जैसे आपको पता ही होगा कि यूजीसी नेट में 40% तो ज़रूर चाहिए है उसमें आने के लिए, क्या बोलते हैं, मेरिट में आने के लिए। तो 40% के लिए तो आप अवेलेबल हो सकते हैं। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान खींचने वाली कविताएं उन्होंने लिखी हैं। तो बिल्कुल ठीक है ये बात इनकी, ठीक है। उसके बाद में है भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को पूर्णतः बदलने में सफलता पाई, कविता को रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त रखा। देखिए रीतिकालीन परिवेश से मुक्त तो रखा था, लेकिन पूर्णतः मुक्त रखा वो तो कोई बात नहीं है, पूर्णतः बताया है इन्होंने। और यहाँ पे भारतेंदु युग ने समाज में पूर्णतः बदल देने में सफलता पाई है, तो ये भी कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूर्णतः बदलने की तो कोई, देखिए पूर्णतः बदला नहीं जा सकता है। एकदम से आप ये सोचेंगे एकदम से बदलाव हो जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता है। धीरे धीरे बदलाव हुआ है, लेकिन भारतेंदु युग के अंतर्गत समाज में जो पूर्ण जो बदलाव था उसमें सफलता उन्होंने नहीं पाई है। तो देखिए तर्क यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो गलत है, तो आर सही, सॉरी ए सही है और आर गलत है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वार्ता ग्रंथों में के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनेंगे, वार्ता ग्रंथों के रचयिता कौन है? गोसाई गोकुलनाथ। और ये गोकुलनाथ कौन थे? विठलनाथ के पुत्र थे और वल्लभाचार्य के पुत्र थे, ठीक है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। इन वार्ता ग्रंथों का विस्तार उनके अनुयायियों ने किया था। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्य और 252 वैष्णव की वार्ता में गोसाई विठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त है। अगर किसी को ये पता है कि पुष्टि मार्ग के जनक कौन थे, वल्लभाचार्य थे, इनका मत कौन सा था, तो शुद्ध अद्वैतवाद था। इस प्रकार से अगर आपने पढ़ा है अष्टछाप की स्थापना किसने की है, तो विठलनाथ जी ने की है। कब की है? 1565 में की है। किस किस के शिष्य थे? 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्य, 4 अपने खुद के शिष्य लेकर विठलनाथ ने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। और इनके जो विठलनाथ जी के पुत्र थे गोकुलनाथ, उन्होंने जो वल्लभाचार्य के जो 84 शिष्य थे उनके 84 वैष्णव की वार्ता, और जो अपने पिता विठलनाथ के जो 252 शिष्य थे उनको लेकर 252 वैष्णव की वार्ता के नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। और कब लिखे हैं? तो सन 1868 में लिखे हैं। कब लिखे हैं? इन्होंने स्थापना विठलनाथ में कब की थी? सॉरी 1565 में। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो लिखे हैं 1568 में, ठीक है। याद रखेंगे आप इस बात को। अगला आपका देखिए, ये बिल्कुल जो आपका कथन है ये बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं तर्क में क्या दिया गया है। देखिए तर्क देख लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय का वार्ता साहित्य गोसाई विठलनाथ और गोसाई गोकुलनाथ के वचनामृत पर आधारित है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे इसको। जिसे लिपिबद्ध करने का कार्य श्री कृष्ण भट्ट, कल्याण भट्ट, हरि राय की गणना ब्रजभाषा गद्यकारों में की जाती है। देखिए वल्लभ संप्रदाय के जो वार्ता साहित्य हैं गोसाई विठलनाथ और गोसाई गोकुलनाथ के वचनामृत पर आधारित है। जिसे लिपिबद्ध करने के कार्य श्री कृष्ण भट्ट ने किया, कल्याण भट्ट ने किया, हरि राय ने किया। हरि राय की गणना ब्रजभाषा गद्यकारों में सबसे ऊपर की जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपकी स्थापना भी ठीक है और आपका तर्क भी बिल्कुल ठीक है। सॉरी ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है, ठीक है। भारतेंदु युग के कवि हैं, उन्होंने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति ही की है। देखिए श्रृंगार को बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वो उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ मर्यादित अभिव्यक्ति ही की है। जो मर्यादा में रहकर उन्होंने जो श्रृंगार का वर्णन किया है वो उन्होंने किया। रीतिकालीन पद्धति पर नक्षिक वर्णन और नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है, साथ ही कृष्ण को नायक तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी इन्होंने किया है। तो बिल्कुल ठीक है ये
यहाँ पे आपका स्थापना बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु की काव्य कृतियाँ प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति के साथ साथ वे संधि का निरूपण भी इसमें किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा ए, क्योंकि इनके स्थापना और तर्क दोनों ही ठीक हैं। आज का यहाँ का जो आपका तर्क और स्थापना से संबंधित अंतिम क्वेश्चन है, भारतेंदु जी के उदय से पूर्व पत्र पत्रिकाओं के विकास का प्रथम दौर पूरा हो चुका था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारतेंदु जी के युग से पहले भी पत्र पत्रिकाएं हैं वो आ चुकी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए हैं। बिल्कुल ठीक है। इनकी 3 रचनाएं हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। बाला बोधनी है ये इनकी स्त्री शिक्षा के ऊपर आधारित है। अगला दिया गया है क्या, जो आपके 116 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन हैं वो आपको गद्यांश के हिसाब से करने हैं। ठीक है, देखिए गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे हम, वैसे आंसर करवा देते हैं आपको। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतेंदु युग में केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र के कृतित्व से संबंध हैं। गलत है ये, आपसे पूछा अकेला सही। ठीक है, भारतेंदु युग केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र के कृतित्व से संबंध है। तो देखिए भारतेंदु युग में तो बहुत सारे कवि थे, अंबिका दत्त व्यास थे, जगमोहन जी थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, राधाचरण जी थे, राधा कृष्ण दास जी थे, अंबिका दत्त व्यास जी थे, नवनीत चतुर्वेदी थे, गोविंद गिल्लाबाई जी थे। तो काफ़ी कवि थे। भारतेंदु युग के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अकेले नहीं थे। तो ये कथन आपका गलत है। भारतेंदु युग का उदय 1868 से मानना उचित नहीं है। देखिए ये गलत है। उचित क्यों नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का उदय तो 1868 से ही मानना चाहिए, और माना भी गया है। प्रथम युग जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो प्रथम धारा, जो उत्थान प्रथम धारा है, उसमें उन्होंने बताया कि 1868 से लेकर 1893 तक उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये आपका ठीक है। उसके बाद में है, ये कथन भी गलत है। भारतेंदु के देहावसान के साथ ही भारतेंदु युग की समाप्ति हो गई। ये कथन भी गलत है। देखिए स्टूडेंट्स, क्यों गलत है, क्योंकि देखिए जो भारतेंदु युग की स्थापना है वो 1868 से बताकर कब से मानी गई थी। देखिए अगर आपको पता हो तो उन्होंने सन 1900 से 1925 माना है। ठीक है, अगर इससे हम 57 वर्ष घटाएंगे, इसमें से 1925 से 1950 माना। अगर 1925 से अगर हम 57 वर्ष घटाते हैं तो 15 में से 5 गए तो आपके 15 में से अगर 7 जाएंगे तो आपके 8 बचेंगे, और अगर यहाँ से 11 में से 5 जाएंगे तो आपके 6 बचेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1868 आएगा। ठीक है, 1868 आएगा। तो 1868 से तो उदय माना उन्होंने। अगर इसमें 25 जोड़ेंगे तो देख लिए 8 और 5 कितने होते हैं, 13, और 6 और 2 8 होते हैं, और 1 9, और 1893। देखिए मैंने आपको बता दिया कि 1868 से लेके 1893 प्रथम उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। तो भारतेंदु युग की समाप्ति 1893 में होगी, न कि भारतेंदु जी का देहावसान कब हुआ था, सन 1885 को, तो तब नहीं होगी। अगर आप एक एक कथन बड़े ध्यान से पढ़े होंगे तो आप इसके आंसर तक पहुंच जा सकते हैं। भारतेंदु युग ने कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। बिल्कुल ठीक है, जो कवि वचन सुधा है सन 1873 में इनकी निकली थी। ठीक है, और उसका प्रकाशन किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है, भारतेंदु युग का उदय नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था। देखिए ये कथन गलत है। क्या पूछा, सही नहीं है पूछा है। तो देखिए हम देखते हैं, भारतेंदु युग का उदय नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ है। बिल्कुल ठीक है, जो भारतेंदु युग का उदय है वो नवीन जागरण के संदेशवाहक के युग के रूप में हुआ है। भारतेंदु युग के सीमांकन को लेकर विद्वानों में एक मत है। बिल्कुल गलत, क्योंकि एक मत नहीं है, और यही कथन आपका गलत है। यही आपका आंसर आएगा। अगला देख लेते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1925 से 1957 तक भारतेंदु युग की व्याप्ति मानी है। तो बिल्कुल ठीक है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जाता है। बिल्कुल ठीक है ये कथन, क्योंकि सरस्वती पत्रिका में भारतेंदु युग का परिसमाप्ति और द्विवेदी युग का शुरुआत, प्रारंभ, वहाँ पे शुभारंभ वहाँ से माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतेंदु युग के सीमांकन को लेकर विद्वानों के एक मत नहीं है, और यहाँ पे दिया गया एक मत है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतेंदु युग के प्रथम उद्यान की संख्या
प्रथम उत्थान की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी थी। देखिए मैंने आपको बताया था प्रथम उत्थान की संज्ञा किसने दी थी, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी, तो ये कथन आपका गलत है। 1900 तक साहित्य में नवीन परिवर्तनों का उदय नहीं हुआ, तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है? आपसे पूछा मात्र सही है, क्यों गलत है ये मैं बता देती हूँ आपको। 1900 तक साहित्य में नवीन परिवर्तनों का उदय नहीं हुआ। उदय हुआ था बिल्कुल स्टूडेंट्स, क्यों नहीं हुआ था कि 1900 तक जो साहित्य है भारतेंदु युग के अंतर्गत हुआ ही क्या था, नवीन का उदय हुआ था, लेकिन वो जो पीछे का था, जो प्राचीन है, उसको भी साथ लेकर चल रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला ऑप्शन है, सन 1843 से 1867 तक का कृतित्व रीतिकाल के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये कथन ये कथन भी गलत है, क्योंकि 1843 से 1867 तक का कृतित्व रीतिकाल के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये कथन गलत है। 1843 से 1867 ईस्वी तक के कृतित्व का अनुशीलन भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में किया गया था, तो बिल्कुल ठीक है। 1843 से लेकर 1867 में जो कृतित्व जो रचनाएं रची गई थी वो भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के ऊपर रखी गई थी। तो देखिए जो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी नए युग का शुभारंभ सहसा नहीं होता क्योंकि, बिल्कुल ठीक है। सहसा मतलब अचानक से किसी नए युग का प्रारंभ तो नहीं होता है। नए रचनाकार बनने में समय लगता है, कथन गलत है। उसके स्वरूप निर्माण की प्रक्रिया के बीच 10-20 तक के साहित्य विद्यमान रहते हैं। क्या है कि उसके स्वरूप निर्माण की प्रक्रिया के बीच 10-20 तक के साहित्य में विद्यमान रहते हैं। क्या है कि जो नया है वो अपने आप धीरे धीरे आता रहता है और पुराना है वो धीरे धीरे अपने आप छूटता रहता है, अचानक से उसका निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ठीक है। अगला है, भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक क्या है? भारतेंदु के समय के कम रचनाएं लिखी गई, गलत। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन है, वहीं भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक है। 1900 में जब किसकी स्थापना हुई थी? सरस्वती पत्रिका की स्थापना हो गई थी, तभी से भारतेंदु युग का परिसमाप्ति और द्वितीय युग का शुभारंभ माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? जो हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं वो कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 है। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म सन 1857 है और श्रीधर पाठक जी का जन्म सन 1869 है। यहाँ पे है कथन और कारण। अभी कथन है, परंपरा रूढ़ि पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधार है। देखिए जो परंपरा है वो रूढ़ि पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधार है। बिल्कुल ठीक है, परंपरा है वो रूढ़ि पालन नहीं होती है, क्योंकि देखिए परंपरा है ना वो रूढ़ि पालन नहीं हो सकती, आधुनिकता की पक्षधर है। देखिए जो पीछे जो आज की जो हमारी जनरेशन है, पीढ़ी है, उसमें जो कार्य हो रहा है क्या वो पहले होता था? जो पहले होता था वो क्या आज हो रहा है? नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है तो जो परंपरा है वो हमारी क्या है? बदलती जाती है। ठीक है, तो वो रूढ़ि पालन नहीं है। मतलब परंपरा क्या होती है? रूढ़ि पालन नहीं, जो पीछे से आ रहा है उसी को नहीं चलना है। आधुनिकता की पक्षधर है, वो आधुनिकता के साथ साथ बदलती रहती है, चलती रहती है। क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। बिल्कुल गलत है, परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति नहीं होती है। अतीत के प्रति भी आसक्ति होती है, लेकिन हम जो नया निर्माण होता है उसका भी हम करते हैं। परिवर्तन का निषेध होता है, ये बात गलत है। परिवर्तन का निषेध नहीं हो सकता। परिवर्तन तो हमारी जो जीवन प्रक्रिया है, जो हमारी जीवनचर्या, उसका नियम है। परिवर्तन तो होता ही रहता है, परिवर्तन कभी रुक नहीं सकता है और उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ए है, जो कथन है, ये तो आपका ठीक है, लेकिन जो आपका जो ऑप्शन दिया गया है डी, जो तर्क है जो आर, वो गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए सही और आर गलत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? पूछा गया है आपसे जो कौन सी रचना है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। तो जो प्रेम प्रलाप है ये रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। तो ये रचना अगर आपसे पूछी जाए तो किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। किसकी है? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनकी रचना है। उसके बाद में जो यहाँ पे प्रेम संपत्ति लता दिया गया है, इसका रचनाकाल सन 1885 है। श्यामा लता का 1885 और उसके बाद में जो श्यामा सरोजनी है इसका रचनाकाल सन 1886 है। और ये किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। यहाँ पे आपके दो कवि हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म वर्ष भी आपको याद होना चाहिए। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म है सन 1857 और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इनका जन्म सन 1850 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
बगियान बसंत बशेरो क्यों बशिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। देखिए जो ये पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये है समस्या पूर्ति की रचनाएं हैं। देखिए जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं इनको एक समस्या पूर्ति के लिए दी गई थी, बता देती हूँ मैं आपको कौन सी दी गई थी। बगियान बसंत बशेरो क्यों बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना। तो इन्होंने पूरी पंक्ति इस प्रकार से की थी, यहाँ पे है, हाँ, बगियान बसंत बसेरो क्यों बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम को तुहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो विथा वारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह बरी चर्चा चलबे की चलाइए ना। तो जो चित चैत की चांदनी चाह बरी चर्चा चलबे की चलाइए ना, ये इनको एक पंक्ति दी गई थी समस्या पूर्ति के माध्यम से कि इसके आपके ऊपर समस्या पूर्ति करनी है। तो जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं उन्होंने ये पद्य पूरा किया था कि बगियान बसंत बशेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम को तू हल्के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो विथा बारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह बरी चर्चा चलबे की चलाइए ना। और ये किसकी समस्या पूर्ति थी, ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी की समस्या पूर्ति थी। यहाँ पे आपके जो प्रताप नारायण मिश्र जी आए हैं इनका जन्म है सन 1856, ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म है सन 1857 और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म है सन 1850 और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी का जन्म है सन 1855। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। बिल्कुल ठीक है, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो परिवर्तन है ना वो कभी नहीं रुकता। जो परिवर्तन है वो सृष्टि का, समाज का, हमारे जीवन का नियम है, परिवर्तन होके ही रहेगा। तो आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। क्यों, जो कि आधुनिकता होती है उसका शाश्वत मूल्य नहीं होता है, वो क्या होती है, परिवर्तन की पर्याय होती है। क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया हर युग में आधुनिक होती है। ठीक है, अगर अब हम जो कर रहे हैं आधुनिक है, हमारी जो अगली पीढ़ी करेगी वो भी आधुनिक होगा। जो बीच में चला गया है, जो अतीत चला गया है आपका, जो अभी वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो आधुनिक है, जो आने वाला है वो भविष्य है। लेकिन जब हम जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे और जो हमारे विकास में या किसी भी कार्य में जो हमारे युग में जो चल रहा है वो आधुनिक ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कथन भी ठीक है, स्थापना भी ठीक है और तर्क भी ठीक है। तो यहाँ पे आपके आएंगे ए और आर दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने में मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया। ठीक, भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का, यह पंक्ति किसकी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास है जो सन 1929 का है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारतेंदु जी ने जिस प्रकार से हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है उसी प्रकार से उन्होंने ब्रज भाषा का भी किया है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जितने भी काव्य लिखे हैं, काव्य की रचना जो इनका पद्य है वो ब्रज भाषा में लिखा गया था और जो इनका गद्य है वो हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, याद रखेंगे किस में लिखा गया था, पद्य है इनका ब्रज भाषा में और गद्य इनका हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ हैं। यहाँ पे आपके जो 4 कवि आए हैं इसको आपको याद रखना है। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म है सन 1856, अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म है सन 1858 और जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इनका जन्म है 1850 और जो उपाध्याय जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं इनका जन्म है सन 1855। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रचना काल के हिसाब से आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं बतानी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रेम तरंग आया है इसकी रचना क्या है? 1873। ठीक है, सत्सई श्रृंगार आया है इसका रचना है
1875 और उसके बाद में है आपका मधुमुकुल जो 1877 का है और जो भक्त सर्वस्व है ये इनका 1870 का है। तो सबसे पहले जो भक्त सर्वस्व है वो आएगा, उसके बाद में आएगा आपका प्रेम तरंग। तो भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार और मधुमुकुल आपके सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनका रचनाकाल कन्फर्म कहीं पे भी नहीं दिया गया है। तो इस हिसाब से आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचनाएं हैं वो अनुक्रम से जो दी गई हैं वो अनुक्रम से ही याद रखेंगे। आपकी रचनाओं काल में जो इनका प्रकाशन वर्ष है उसमें आप नहीं भटकेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जन्म काल के हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, रचना काल के हिसाब से इनके क्वेश्चन कम आते हैं। रचना काल के हिसाब से भी उन्हीं कवियों के आएंगे जिनकी रचनाएं अनुक्रम के हिसाब से दी गई होंगी। आपसे रचना काल हैं जो इनकी जो रचना है उनका रचना काल कभी भी नहीं पूछा जाता है क्योंकि जो भारतेंदु युग है उसके अंतर्गत जितनी भी रचना है उनका रचना काल कन्फर्म नहीं है, सही नहीं है। यहाँ पे आए हैं आपके जो कवि हैं उनके जन्म के हिसाब से, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी का जन्म है सन 1855। उसके बाद में है प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म है 56। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 और जगमोहन का जन्म है सन 1857। तो सबसे पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर आएंगे आपके प्रताप नारायण मिश्र, फिर आएंगे आपके जगमोहन सिंह और फिर जगमोहन नहीं आएंगे, सबसे पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह। दोबारा से बता देती हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 50, बद्री नारायण चौधरी जी का जन्म 1855 और यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 56 और जगमोहन का जन्म सन 57, ठीक है। इसी प्रकार से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लेखक भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। तो देखिए, जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज हैं और बाल कृष्ण भट्ट हैं, ये सभी हैं भारतेंदु मंडल के कवि। लेकिन जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं, इनका जन्म सन 1823 है और ये भारतेंदु मंडल से पहले के कवि हैं, ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। तो कौन आएंगे? राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के कवि नहीं आएंगे। जबकि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी का जन्म सन 1855 और बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म सन 1844 है। याद रखेंगे, बाल कृष्ण भट्ट जी की एक जो पत्रिका है भारत हिंदी प्रदीप, जो सन 1877 की है। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है इनकी, बाल कृष्ण भट्ट जी की। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा का परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को नए मार्ग में लाकर खड़ा कर दिया है। और ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। क्या कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने? रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंतर्गत भारतेंदु जी के बारे में कहा है कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी हैं उनका प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा ही गहरा पड़ा था। उन्होंने जिस प्रकार से गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया था, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया था। और आप सभी को पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नए मार्ग पर किस प्रकार से खड़ा किया था। भारतेंदु जी का जन्म सन 1850 को और मृत्यु इनकी सन 1885 को हुई थी। मान लीजिए आप 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने 170 रचनाएं लिख डाली थी। देखिए, 20-21 साल तक तो हम अपनी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में सोचिए इन्होंने कि 10-15 साल में ही 170 रचनाएं लिखना कितना इनके लिए महत्वपूर्ण हुआ होगा। 170 रचनाओं में 70 रचनाएं इनकी मिलती हैं और इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग नाम पड़ा था। तो वो छोटी बात नहीं है, क्योंकि 35 वर्ष की उम्र में हिंदी साहित्य के अंतर्गत किसी कवि के नाम के ऊपर युग का नाम पड़ना बहुत ही इनके लिए बड़ी बात थी। तो देखिए, इन्होंने हिंदी को नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया था, ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से हिंदी में जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनका आपको वर्ष बताना है। तो देखिए, जो हरिश्चंद्र मैगजीन है ये किसकी रचना थी? तो ये पत्रिका किसकी थी? तो हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सन 1873 की मैगजीन थी, पत्रिका थी। आनंद कादम्बिनी किसकी थी? सन 1881 में अंबिका दत्त व्यास की थी। नागरिक प्रचारणी पत्रिका है, इनके 3 रचनाकार थे, एक रचनाकार नहीं थे इनके। श्याम सुंदर दास जी थे, रामचंद्र शुक्ल जी थे। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1896 को हुई थी और सरस्वती पत्रिका है, इसकी स्थापना सन 1900 को हुई थी। इसमें पहली प्रकाशित होने वाली रचना थी हिंदुमती कहानी, जो किसकी थी? भगवान दास जी की थी, ठीक है।
और इसके बाद में जो सरस्वती पत्रिका है यहाँ पे अंतिम आएगी। तो सबसे पहले हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती, ये तीनों, ये ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर है ये किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की है। इंसा अल्लाह खां की कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। शदल मिश्र की कौन सी है? तो नासिक के तोपाख्यान है। और जो बाल कृष्ण भट्ट हैं इनका जन्म हुआ था सन 1844 और इनकी एक पत्रिका आती है हिंदी प्रदीप जो 1877 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का आधुनिकता का प्रवेश द्वार माना जाता है क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी था। जो भारतेंदु युग है वो आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, ये ठीक है। मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी था, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि भारतेंदु जी की रचनाएं या भारतेंदु युग के अंतर्गत ये बताया जाता है कि आधुनिकता का प्रवेश द्वार था, लेकिन भारतेंदु युग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मतलब विशेषता क्या थी कि इन्होंने जो मध्यकालीन परंपराएं थी उनको साथ में लेकर जो आधुनिक परंपरा हैं उनका इन्होंने साक्ष्य बिल्कुल प्रस्तुत किया था। तो देखिए जो मध्यकालीन परंपरा हैं उनका पूर्ण विरोध नहीं किया था, उनको भी वो साथ में लेकर चले थे और जो आधुनिक काल की विशेषता हैं उनको भी, परंपराओं को भी वो साथ में लेकर चले थे। नवीन और पूर्ण जो पुराना और नवीन है उसका सामंजस्य किस में मिलता है? भारतेंदु युग में। तो यहाँ पे जो पूर्ण विरोधी बताया है ये कथन के हिसाब से ये जो आपका तर्क है ये गलत हो गया है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये गलत है। जो आपकी स्थापना है ए ये सही है और तर्क आपका गलत है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए सही और आर गलत, और यहाँ पे आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया जो पत्रिकाएं हैं ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? आनंद कादम्बनी पत्रिका किसकी है? तो ये आनंद कादम्बनी पत्रिका थी, ये थी आपके प्रेमघन जी की। ठीक है, किसकी पत्रिका थी? प्रेमघन जी की थी और ये मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका है ये किसकी थी? तो प्रताप नारायण मिश्र जी की थी ये, और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप किसकी थी? तो ये थी बालकृष्ण भट्ट की, और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये प्रयाग से। और जो उक्ति वक्ता है इसके जो प्रकाशित करवाने वाले थे, इनके जो प्रवर्तक थे उनका गूगल या विकिपीडिया पे नहीं मिला है, और ये ज़रूर पता है इसका कि ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो देखिए इनमें से जो कौन सी रचना है वो लल्लू लाल की नहीं है। तो यहाँ पे जो सुख सागर है ये रचना लल्लू लाल जी की नहीं है। क्यों नहीं है? जो सुख सागर है ना ये सदासुख लाल जी की है, जबकि सिंहासन बत्तीसी कब की है? सन 1899 की है इनकी। बैताल पच्चीसी ये सन इसका रचनाकाल नहीं दिया गया, जबकि लाल चंद्रिका इनकी 1818 की रचना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं हम, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद में प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? केशव चंद्र सेन, और ये इनकी स्थापना करते हैं सन 1867 में। उसके बाद में आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में करने वाले हैं दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में और करने वाले हैं विवेकानंद जी। एनिबेसेंट है ये इनके, हाँ जी एनिबेसेंट है ये, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी रचयिता भी नहीं है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की रचयिता हैं मैडम ब्लाउत्स्की, लेकिन उसके अंतर्गत काम करने वाली थी एनिबेसेंट। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में है लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो लाल चंद्रिका क्या है? पहले तो आपसे ये पूछा जाए तो आप बताएंगे जो लाल चंद्रिका है ये है जो बिहारी सतसई है, बिहारी जी ने लिखी थी बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई के ऊपर टीका है लाल चंद्रिका किसकी? लल्लू लाल जी की। कब लिखी थी इन्होंने लाल चंद्रिका? तो सन 1818 में लिखी थी। ठीक है, याद रखेंगे बिहारी जो सतसई है उसके ऊपर जो प्रमाणिक जो टीका लिखने वाले थे बाबू रत्नाकर जी थे। ठीक है, उन्होंने 713 दोहे बताए हैं उसमें, जिसमें से 600 दोहे श्रृंगार से संबंधित हैं और अन्य जो नीति और भक्ति से संबंधित हैं। सदल मिश्र जी की रचना है नासिक के तोपाख्यान। गंगा प्रसाद शुक्ल जी है और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की 3 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो आपसे पूछी भी जाती हैं। राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक जो कि 3 भागों में है, और एक है आलसियों का कोड़ा। इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। कक्षा में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। Thank you and have a nice day. ओके।